नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन बिहार के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें अभी वर्तमान में हम लोग कवर कर रहे हैं मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य। और इसी के तहत आज पांचवें पार्ट में मौर्य वंश का जो पार्ट 5 है, इसमें हम लोग अशोक के अभिलेख से संबंधित दूसरे पार्ट में महत्वपूर्ण एमसीक्यू 45 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस सारे टॉपिक्स को समझने का भी प्रयास करेंगे। जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि इस पार्ट से मतलब मौर्य वंश से संबंधित ऑलरेडी 4 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले उन पहले के 4 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वरना फिर ये कहानी ना आपको समझ में नहीं आएगी। और उन चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन है आपके सामने शाहगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन बी अशोक का रुम्मीनदेही स्तंभलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन डी चंद्र का महारौली स्तंभलेख और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शाहगौरा ताम्रपत्र, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में से प्राप्त हुआ है। और ये खाद्यान्नों से संबंधित ना और अकाल से संबंधित 2 अभिलेख मिले हैं अशोक के, एक जो गोरखपुर का शाहगौरा ताम्रपत्र और दूसरा जो मिला है वो वर्तमान बांग्लादेश के बोगरा जिले से मिला है और उस अभिलेख का नाम है महास्थान अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख, ये दोनों अभिलेख ना अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। कौन कौन? शाहगौरा ताम्रपत्र और बांग्लादेश के बोगरा जिले में मिला महास्थान अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम मतलब अशोक नाम किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने मास्की, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी नेटूर, ऑप्शन डी उदयगोमल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अधिकतर अभिलेखों में अशोक को देवनाम पिय या पियदसी मिलता है। इसमें आपको मिलेगा अशोक का नाम अशोक। तो कौन है वो ऑप्शन? तो इसमें उपरोक्त सभी इन चारों ही अभिलेखों से अशोक का नाम, व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन की जो व्याख्या होती है ना एमसीक्यू की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार दोहराता हूं और मेरे व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स ना एकदम क्लियर हो जाएंगे। और हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं नोट कर सके तो 2 से 3 बार सुनिएगा, आपको सारी कहानी याद हो जाएगी। अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख कहां कहां मिला है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोमल से अभिलेख से मिलता है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की का जो लघु शिलालेख है ना, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। दोस्तों, इससे संबंधित मेरा एक ट्रिक है, मेरा पर्सनल ट्रिक है। आपको अच्छा लगे तो उसे यूज करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत यूज करिएगा। ये बार बार क्वेश्चन ना परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन चारों का नाम याद करना है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोमल। यहां से अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। तो हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं, MGNU, M फॉर मास्की, G फॉर गुर्जरा, N फॉर नेटूर और U फॉर उदयगोमल। और ये MGNU को याद करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। एक वर्ड अपने से डेवलप करेंगे, एक सेंटेंस डेवलप करेंगे, एक विश्वविद्यालय की स्थापना अपने मन में करेंगे ये। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, M से मास्की, G से गुर्जरा, N से नेटूर, U से उदयगोमल। आप इसको कोशिश करिएगा 102 बार, ये चारों वर्ड आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक व्याख्या हम लोग देख लेते हैं अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में। तो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में, पहले क्लास में हमने पढ़ा कि अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं। अशोक के, हम स्टार्टिंग से आते हैं, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेखों को हम लोग 2 पार्ट में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। एक है दीर्घ शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख। उसी तरह
स्तंभ लेख को भी दो पार्ट, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो उसी दीर्घ स्तंभ लेख की चर्चा, दीर्घ स्तंभ लेख और दीर्घ शिलालेखों की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है। अब हम लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लघु शिलालेख और लघु स्तंभ लेख पे फोकस करेंगे। तो उसी के तहत हम लोग अशोक के लघु शिलालेखों की चर्चा यहां पे देख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है, जैसे 14 तो बृहद शिलालेख है जिसकी पूरी डिटेल में हम लोगों ने कल के वीडियो में कर लिया है, तो वही हम आज लोग लघु शिलालेख में देखेंगे। वैसे लघु शिलालेख जो अशोक के 14 दीर्घ शिलालेखों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है, उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। और इनमें से निम्नलिखित प्रमुख है, कुछ प्रमुख की हम लोग चर्चा करेंगे। महास्थान, आपने देखा पिछले प्रश्न में शाहगौरा और महास्थान से अकाल के समय खाद्यान्नों के सुरक्षित करने के संबंध में उल्लेख किया गया, तो यह बांग्लादेश। सासाराम जो कि औरंगाबाद बिहार से है। मास्की, आपने मास्की, गुर्जरा, उदय गोमल, 4 जो स्थान हम लोगों ने पढ़ा था वो वही ये लघु शिलालेख में आते हैं। मास्की कहाँ है, तो कर्नाटक के रायचूर में। फिर भाब्रू विराटनगर राजस्थान में है। और गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया में है। और रूपनाथपुर मध्य प्रदेश के, यहाँ पे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो ये लघु कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अब दूसरा बचता है लघु स्तंभ लेख। हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि 6 स्थलों से 7 दीर्घ स्तंभ लेख मिले हैं। इनके अलावा जो स्तंभ लेख होते हैं उनको लघु स्तंभ लेखों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और उन लघु स्तंभ लेखों में से कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। रूमिनदेई नेपाल के तराई में। निगलीवा नेपाल के तराई में। सिद्धपुर कर्नाटक के मैसूर में। गोविंद मठ मैसूर कर्नाटक में। सारोमारो मध्य प्रदेश में। सारनाथ तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक मैसूर में। रामेश्वर तो मैसूर कर्नाटक में। अहरौरा तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में। और नेटूर मैसूर कर्नाटक में। आप 1-2 बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक। हम बस ये इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिए ये सूची। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न। राज्याभिषेक से संबंधित किस लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए मास्की, बी गुर्जरा, सी नेटूर, डी उदय गोमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्की। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग व्याख्या को इत्मीनान से सुनिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का चौथा प्रश्न। अशोक के रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख का विषय था। रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख की सूची में आता है और हम लोगों ने देखा भी है यहाँ पे। लघु स्तंभ, अशोक के लघु स्तंभ लेख में रूमिनदेई कहाँ पड़ता है? नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन था प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो इसका विषय था आर्थिक। हम लोग व्याख्या के माध्यम से रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक के सबसे छोटे स्तंभ लेख रूमिनदेई है, जबकि 7वां शिलालेख अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। 7वां शिलालेख, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 7वां शिलालेख, तो वह अशोक का सबसे लंबा, अभिलेखों में सबसे लंबा है। और रूमिनदेई जो है वो अभिलेखों में सबसे छोटा है। रूमिनदेई स्तंभ लेख में आता है और जो 7वां शिलालेख है वो शिलालेख में आता है, ठीक है। अशोक के सभी अभिलेखों के विषय प्रशासनिक है। जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं ना, वो मैक्सिमम प्रशासनिक ही हैं, जबकि रूमिनदेई स्तंभ लेख का विषय आर्थिक है। इसमें आर्थिक जगत से, अर्थव्यवस्था से संबंधित बात कही गई है। इसी स्तंभ लेख में, रूमिनदेई स्तंभ लेख जो कि नेपाल के तराई में पड़ता है, लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान, लुम्बिनी के आपको याद होगा कि लुम्बिनी क्या है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली। और पिछले वीडियो में बहुत सारी कहानियां हम लोग ने इसके बारे में मतलब क्वेश्चन आंसर में सॉल्व किया है, तो आप लोग वो फ्लैशबैक में जाइए, याद करिए। लुम्बिनी धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की जो घोषणा की गई है, जो 1/6 जो भू राजस्व था उसको 1/8 कर देने की घोषणा की गई, यह कहां से मिला है? तो रूमिनदेई स्तंभ लेख से ही यह सूचना प्राप्त होती है हमें। उसी तरह
अशोक का जो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है उसमें अशोक की रानी जो है कौरुकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, और जिसके कारण अशोक के कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में उसकी जो रानी है, उसकी जो पत्नी है कौरकी, उनके द्वारा दान दिए जाने के कारण इसे कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। यह प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेखों का विषय क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ए प्रशासनिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी धार्मिक। तो मैक्सिमम में प्रशासनिक ही है, धर्म की बात भी कही गई है लेकिन वह प्रशासन से जोड़ के ही की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? सांची का स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, रुमिनदेई स्तंभ लेख। तो रुमिनदेई स्तंभ लेख, अभी हम लोगों ने डिटेल में इसको पढ़ा भी है व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख संबंधित है, रुमिनदेई में क्या सूचना मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसका संबंध है बुद्ध के जन्म से, क्योंकि उसी में वर्णित है कि अशोक ने लुम्बिनी में जाकर वहां पे भूराजस्व कर घटा दिया था। भूराजस्व कर पहले 1/6 था, आप पिछले वीडियो को आप याद करिए, और उसे घटाकर 1/8 कर दिया। साथ ही धार्मिक कर को भी माफ कर दिया था। और लुम्बिनी कब गया था? तो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में धम्म यात्रा के दौरान वह लुम्बिनी पहुंचा था, और 10वें वर्ष में पहुंचा था। सबसे पहले धम्म यात्रा की शुरुआत में वह बोध गया था, और वह 10वें वर्ष गया था। लुम्बिनी में 20वें वर्ष गया था। लुम्बिनी में ही भूराजस्व कर घटाने की बात कही गई है। और ये सारी बात कहां मिलती है? तो अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख में, चूंकि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, और सबसे लंबा शिलालेख है 7वां शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं, अशोक द्वारा लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान भूराजस्व दर घटा देने की घोषणा का वर्णन किस स्तंभ लेख में मिलता है? ऑप्शन है सांची का स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, रुमिनदेई स्तंभ लेख। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों, इतनी बार हम लोग चर्चा कर लिए, पूरी बातों को हम लोगों ने डिटेल में समझा दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभ लेख। आज का 10वां प्रश्न लेते हैं, किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कौरुकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए कौशाम्बी, बी सांची, सी नेटूर, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कौशाम्बी, और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? आपको अगर व्याख्या याद होगा तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, कौशाम्बी, बी दिल्ली टोपरा, ऑप्शन सी रामपुरवा, ऑप्शन डी दिल्ली मेरठ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कौशाम्बी। इसमें अशोक की रानी कौरुकी द्वारा दान दिए जाने के कारण इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। किस अभिलेख में यह वर्णित है? कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का एकमात्र स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है। हमने देखा कि अशोक के नाम का व्यक्तिगत नाम 4 अभिलेखों से मिलता है, MGNU याद है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोमल। लेकिन अशोक जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है वह अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, मास्की, बी गुर्जरा, ऑप्शन सी भाब्रू, ऑप्शन डी रुमिनदेई। तो यह मिलता है हम लोगों को भाब्रू के अभिलेख में, और यह विराटनगर जो है यह राजस्थान में पड़ता है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख, हम लोगों ने लघु स्तंभ लेख की जो सूची देखी थी उसमें इसका ये भी वर्णित था। तो भाब्रू जो है राजस्थान के विराटनगर में है, बैराट भी कहा जाता है। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अरमाइक लिपि में, उपरोक्त सभी लिपियों में। तो अशोक के जो अभिलेख है ना, इन चारों लिपियों में ही प्राप्त हुए हैं। अधिकतर लिपि जो है वो ब्राह्मी में है, लेकिन सभी लिपियों में उनके अभिलेख प्राप्त हुए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई।
अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि के बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है क्योंकि यूनानी भाषा ग्रीक भाषा सेम है, लिपि का प्रयोग हुआ है तथा इनमें से अधिकांश अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है और लिपि है ब्राह्मी। मिले हैं सब में, ब्राह्मी में भी मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं, ग्रीक यानी यूनानी में भी मिले हैं और अरमाइक लिपि में भी मिले हैं, लेकिन अधिकतर क्या है, ब्राह्मी लिपि की अधिकता है। अधिकतर जो शिलालेख अभिलेख इनके मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के मिले हैं और सबकी जो भाषा है वो प्राकृत है। खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के 2 स्थलों, खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के 2 स्थलों कौन कौन, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। आपने अशोक के 14 शिलालेख जो 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं उनमें इन दोनों का नाम पढ़ा होगा, ये दोनों का नाम था और कल के वीडियो में हम लोगों ने इसकी अच्छी से चर्चा भी की थी। ठीक है, मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। वहीं पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में स्थित तक्षशिला, तक्षशिला कई बार आपने सुना होगा, तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो तक्षशिला से किस लिपि में, अरमाइक लिपि में, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से खरोष्टी लिपि में। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के कंधार से प्राप्त, कंधार से कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सारे कुन्हा अभिलेख, ये द्विभाषीय है, एकमात्र अभिलेख जो द्विभाषीय है वो है अशोक का कंधार से प्राप्त सारे कुन्हा अभिलेख, और यह 2 भाषाओं 2 लिपियों में है, ग्रीक और अरमाइक, द्विभाषीय लिपि में है तथा शेष इनके अलावा अशोक के जितने भी लिपि प्राप्त हुए हैं ना वह ब्राह्मी लिपि में ही है। और ब्राह्मी लिपि की एक और खरोष्टी लिपि की एक विशेषता है कि यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो आपने देखा कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं, खरोष्टी लिपि में मिले हैं, ग्रीक लिपि में भी मिले हैं और अरमाइक लिपि में मिले हैं। अब खरोष्टी लिपि में कहां से मिले हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है वहां से खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अरमाइक लिपि में कहां से मिले हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब के जो तक्षशिला है ना वहां से अरमाइक लिपि में मिले हैं। और अफगानिस्तान का जो कंधार प्रांत है वहां से एक मिला है सारे कुन्हा अभिलेख, ये द्विभाषीय है, अरमाइक भी है और ग्रीक भी है। इस अभिलेख पे दोनों लिपियों का यूज किया गया है। तो बाकी का हम लोगों ने चर्चा कर ली, और शेष जो भी मिले हैं भारत में या फिर पड़ोसी देशों में वे सबकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। और एक और पॉइंट है, जो खरोष्टी भाषा है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। याद, अगर ये व्याख्या को अच्छे से सुने होंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे, याद नहीं भी हुआ होगा तो आगे के प्रश्न में हम इसको डिटेल में रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भाषा उसकी प्राकृत है, लिपि जो है खरोष्टी भी है, ब्राह्मी भी है, अरमाइक भी है, यूनानी है, लेकिन अधिकतर ब्राह्मी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 15वां प्रश्न। अशोक के प्राप्त अधिकांश अभिलेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक। तो अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है, और खरोष्टी, ग्रीक और जो अरमाइक है ये कहां से प्राप्त हुए हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, आगे प्रश्नों के माध्यम से भी उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के 2 स्थलों, वे 2 स्थल कौन कौन से हैं, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक। याद करिए, हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन पहले व्याख्या में इसको अच्छे से समझा है। तो पाकिस्तान के जो 2 स्थल है वहां से जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख, उनकी लिपि खरोष्टी है। और खरोष्टी कैसे लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अब एक बार फिर से, ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कालसी। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये दोनों पाकिस्तान से प्राप्त हुए और इन दोनों की लिपि खरोष्टी है, और खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में स्थित तक्षशिला से प्राप्त अशोक के एक भग्न अभिलेख की लिपि जो मिली है, उसकी लिपि क्या है? तो हम लोग व्याख्या में इसकी भी चर्चा कर लिए हैं और आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर भी हम ऑप्शन देंगे, ए ब्राह्मी, बी अरमाइक, सी खरोष्टी, डी ग्रीक। तो इसकी जो लिपि है ऑप्शन बी अरमाइक लिपि में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अशोक का शरेकुना अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का शरेकुना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक का शरेकुना अभिलेख की लिपि क्या है? अरमाइक, ग्रीक, ए और बी दोनों ही लिपियों में प्राप्त हुए हैं और डी ऑप्शन है खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एकमात्र अभिलेख अशोक का जो द्विभाषीय है वो है अफगानिस्तान के कंधार प्रांत से प्राप्त शरेकुना, और इसकी जो लिपि है अरमाइक और ग्रीक। ग्रीक को कहीं कहीं आपको यूनानी भी मिलेगा, दोनों ही एक ही वर्ड है। तो अरमाइक और ग्रीक भाषा लिपियों में मिले हैं द्विभाषीय, तो ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, देवनागरी। इसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं, प्राकृत। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए, आंख बंद करके इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, खरोष्टी। क्योंकि इतना बार हम लोग इसकी चर्चा कर लिए हैं कि आप, एक सेकेंड दोस्तों, ये ब्राह्मी कैसे हो गया, एक सेकेंड दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, खरोष्टी। खरोष्टी होगा, गलती से यहाँ पे ए पे पीपीटी बनाते समय गलती से मिस्टेक हो गई है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्टी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? हम लोगों ने कई बार इसको रिपीट भी किया है, ऑप्शन सी, खरोष्टी, खरोष्टी, खरोष्टी। यहाँ पे गलती से ब्राह्मी हो गया है, आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 23वां प्रश्न। तो 23वां प्रश्न है दोस्तों, एक सेकंड, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब व्याख्या के में हम लोग इस सुदर्शन झील के बारे में समझेंगे, और इसको, ये सूचना हमें प्राप्त कहां से होती है? तो रुद्रदमन के जो एक शक क्षत्रप थे, शक शासक थे रुद्रदमन, उनके गिरनार अभिलेख, जिन्हें जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, उनसे यह सूचना प्राप्त होती है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल शासन संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इन दो शासकों ने जल संसाधन के प्रबंधन का पहली बार ध्यान दिया गया इतिहास में। शक क्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि अब जूनागढ़ जो है ना, जूनागढ़ में ही गिरनार पर्वत है, और वहीं से यह सुदर्शन झील के अभिलेख प्राप्त हुए हैं रुद्रदमन के, इसलिए इसे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख दोनों ही नाम से पुकारा जाता है। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए बांध बनाकर, जिस उस बांध का जब निर्माण हुआ तो उसे सुदर्शन झील कहा गया, बांध बनाकर का निर्माण करवाया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। इसी सुदर्शन झील से ईसा पूर्व 3री सदी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, और इस झील से ईसा पूर्व 3री सदी यानी अशोक के काल में अशोक ने इस झील से नहर निकाली, और बाद में रुद्रदमन ने भी इन झील और नहरों की मरम्मत करवाई। तो इस सुदर्शन झील में 3 लोग इन्वॉल्व है, चंद्रगुप्त मौर्य, 3 शासक इन्वॉल्व है। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदमन। रुद्रदमन ने इन झीलों और नहरों की साफ सफाई मरम्मत करवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अपने गिरनार के राज्यपाल, प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण करवाया, और अशोक ने अपने कार्यकाल में इस झील से नहरों का निर्माण करवाया, और रुद्रदमन ने इन झील और इस नहरों की मरम्मत करवाई थी। और ये सब कुछ मिलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, जूनागढ़ में, कौशाम्बी में, तक्षशिला में। तो नो डाउट ऑप्शन बी, जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जूनागढ़ कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी?
ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। तो हम लोगों ने अभी व्याख्या में चर्चा किया कि अशोक ने उस झील से नहरें निकलवाई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील का मरम्मत किस शक क्षत्रप ने करवाया था? ए गौतमपुर सतकर्णी, बी रुद्रदमन, सी रुद्र सिंह तृतीय, डी विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रुद्रदमन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, वह शासक कौन था? तो आप आसानी से बता सकते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण अपने उस गिरनार के प्रांतीय उपराज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमपुर सतकर्णी के नासिक प्रशस्ति में, चंद्र के महरौली स्तंभ लेख में, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है, जो कि सुदर्शन झील से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 29वां प्रश्न, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? आपको चुनना है कौन कौन से वे शासक थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में कुछ नाम दिए गए। अब नीचे कूट से आपको चुनना है कि कौन कौन इस जल संसाधन की व्यवस्था पे ध्यान दिया था। 1 नंबर पे है महापद्मनंद, 2 नंबर पे है चंद्रगुप्त मौर्य, 3 नंबर पर है अशोक, 4 नंबर पर है रुद्रदमन। अब आप कौन कौन से इस जल संसाधन व्यवस्था पे ध्यान दिया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, अशोक ने वहां से नहरें निकलवाई और रुद्रदमन ने इसकी मरम्मत करवाई। तो 2, 3 और 4 होगा, तो ये डी ऑप्शन है, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको कुछ नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम, उन्हें और किस नाम से जाना जाता था, दूसरी तरफ सूची में वो दिया गया, आपको मिलान करना है। तो आप अगर अभी तक के चारों वीडियो देखे होंगे तो आपको सारे प्रश्नों के इस मिलान में सही सही बता सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, हम मिलाते हैं। तो एक का हो जाएगा 2 और ये ऑप्शन है ए में और सी में। अब बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, 2 का हो जाएगा 3 और ये मिलता है आपको ए में और सी में। अशोक को देवनाम पियदसी या पियदसी कहा जाता है, तो सी का हो जाएगा 1 और ये मिलता है हमको सी में। और चाणक्य को विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त चाणक्य, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 1, 4 और ये सी मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य, सेंडोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पियदसी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का ही नामक ऋषि चनक के पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया और कुटिल वंश से संबंधित थे, इसलिए इन्हें कौटिल्य कहा गया। नाम था विष्णुगुप्त। पिछले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, अगर पिछले की वीडियो आप देखिएगा तो। आगे बढ़ते, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सांची। और हम लोग देखते हैं व्याख्या में, रुद्रदमन नहीं, ये रुद्रदमन का नहीं होगा यार, यहाँ पे स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की बात है, ये रुद्रदमन गलती से लिखा गया। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हम लोगों ने एक सूची में इसको देखा भी था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। वहीं सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण अशोक ने ही करवाया था। और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर जो सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है, इसे भारत अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल करता है। जबकि बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इसकी तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है, यानी अशोक ने इसको नहीं बनवाया था। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सांची और भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वहीं अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में अमरावती के स्तूप की खोज की थी। ठीक है, इस व्याख्या को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो इसका भी सारनाथ और सांची दोनों ही स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो यह अपने लकड़ी के महल के लिए
विश्व प्रसिद्ध था उस समय? कौन? पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त का राजमहल, ये लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहां? पटना कुम्हरार में, राजगीर में, वैशाली में, तक्षशिला में? तो यह पटना के कुम्हरार में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एकबतना कर सकते हैं? उस समय जो यवन देश के शासक थे उनके भी जो राज दरबार काफी भव्य होते थे, फिर भी इनके राज दरबार के बारे में कहा गया कि इनकी जो राज दरबार, जो राजप्रसाद है ना, जो राजमहल है, वह इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ये अद्वितीय है। यह कथन किसका है? फाहियान, मेगास्थनीज, एडियन, हैंसांग? तो यह कथन एडियन का है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? यह कथन किसका है? हैंसांग का, फाहियान का, मेगास्थनीज का, चाणक्य का? तो यह फाहियान ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसे इंसान ने नहीं, देवों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन मेगास्थनीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? निम्नलिखित में से किसने किया? आपको बताना है। सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, जस्टिन ने? तो निम्नलिखित में से मेगास्थनीज ने इसकी चर्चा की है, उसकी सुंदरता का भव्य वर्णन अपने इंडिका में किया है। आगे के वीडियो में एक वीडियो और बचा है दोस्तों, ये मौर्य वंश से संबंधित, जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन और इसमें जो इंडिका में जो जो बातें कही गई, उन सारी बातों को कंक्लूजन निकाल के हम लोग इस वीडियो को, मौर्य वंश को समाप्त कर देंगे। जो अगली वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन यक्षिणी जिसे चमड़ा गृहिणी, चामर गृहिणी भी कहा जाता है, प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ऑप्शन ए पटना दीदारगंज से, ऑप्शन बी वैशाली से, ऑप्शन सी बेसनगर से, ऑप्शन डी सारनाथ से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है मौर्यकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। मथुरा से यक्ष, पटना से यक्षिणी, पटना के दीदारगंज से यक्षिणी जिसे चामर गृहिणी भी कहा जाता है और इसे स्त्री रत्न भी कहा जाता है। पटना के दीदारगंज से जो यक्षिणी की मूर्ति मिली है उन्हें चामर गृहिणी या स्त्री रत्न भी कहा जाता है। उसी तरह ग्वालियर से मणिभद्र यक्ष, बेसनगर से 2 स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुए हैं जो अपने चमकीलेपन व पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। ये आज भी इनकी चमक ना उसी तरह बरकरार है, इतने 100 साल बाद, लगभग 2300 साल बाद भी इनकी चमक उसी तरह। इसलिए पता चलता है कि मौर्यकालीन जो मूर्तियाँ थी वो कितनी स्थापत्य कला या फिर मूर्ति कला जो कितने मतलब क्वालिटी की थी। पटना के लोहानीपुर में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? पटना के लोहानीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो पटना के लोहानीपुर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास का वह प्रथम सम्राट कौन था जिसने संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया? तो नो डाउट है इसमें, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अशोक। अशोक के इतिहास पढ़ने के बाद हम लोग बिना किसी डाउट के यह बात कह सकते हैं। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का इसने काम किया था। एक भाषा का, भाषा प्राकृत, एक लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया और एक कानून से संपूर्ण देश को चलाया। ये इतना फ्लेक्सिबल था ना कि विदेशों में अगर विदेशों में अपनी प्रचार करना है तो वहाँ पे उस देश की भी लिपि को अपनाया। खरोष्टी, अरमाइक, फिर ग्रीक, यूनान में ग्रीक, आपको आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, ग्रीक, अरमाइक, यूनानी लिपियों में भी इसने अपने प्रचार प्रसार किए। जिस देश में गया वहाँ की लिपि को उसने एक्सेप्ट किया अपने धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन पूरे देश में अधिकतर जगहों पर ब्राह्मी लिपि का ही ने उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का वह प्रथम सम्राट कौन था जिसने संपूर्ण देश में, इसका तो हो गया व्याख्या, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में को महानतम सम्राटों में से आगे रखा जाता है अशोक को। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष में अभूतपूर्व राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व का साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया तथा संपूर्ण देश को एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून से प्रचलन करवाया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
अशोक की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? कुणाल, दशरथ, महेंद्र, तीवर। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुणाल। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा। कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। कुणाल के अंधे हो जाने के कारण उसके पुत्र संपत्ति और कुछ दिनों के बाद फिर दशरथ मगध का शासन संभाला। अब संप्रति और दशरथ कौन हो गए? अशोक के पौत्र। हमने बार बार पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था कि नागार्जुनी गुफा में आजीविकों के रहने के लिए गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो यही अशोक के पौत्र थे दशरथ। अशोक के अन्य पुत्रों में तीवर तथा महेंद्र भी थे। महेंद्र और संघमित्रा उनके पुत्र और पुत्री थे जिन्हें श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए भेजा भी था। ठीक है। उनके एक लघु स्तंभ में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो ये एक अभिलेख स्तंभ लेख है जिसमें केवल तीवर का ही नाम मिलता है, बाकियों के नाम नहीं है। फिर भी ये सारे लोग उनके पुत्र थे। जबकि सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुके थे, जहां उसके एक श्रेष्ठी की पुत्री जिनका नाम था देवी के साथ अशोक का विवाह हुआ। देवी ही अशोक की पहली पत्नी थी। अशोक की पहली पत्नी देवी थी। आपने कौरकी भी मिला था आपको, कौरकी कौशाम्बी अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, लेकिन पहली पत्नी देवी थी। और उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक और देवी के पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। किसने? दशरथ ने, जो अशोक का पौत्र था। वह अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन शासक जो है वो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं। अशोक के अलावा दशरथ भी धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। नागार्जुनी गुफाओं में 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ ने, और गया के बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण आजीवकों के रहने के लिए अशोक ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन तीवर, बृहदत्त, महेंद्र, दशरथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बृहदत्त। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति, किसका? बृहदत्त का सेनापति, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वही था। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, लगभग इसी के करीब 185, कहीं के 184 में मिलता है, बृहदत्त को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या कर दी। उसके सेनापति ने ही बृहदत्त की हत्या कर दी। और सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। और पुष्यमित्र शुंग ने जब इनकी हत्या की उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेना का निरीक्षण करते समय मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को किसने धोखे से हत्या कर दी? वासुदेव, शिमुक, पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहदत्त का सेनापति था। तो आज के प्रश्न सीरीज की जो श्रृंखला है ये यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे उसको लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपने सुझाव हमें दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।